जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग अपना डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के क्वेश्चन हम अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है हमसे, इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बेल्ट। एक बेल्ट है, उसके क्रॉस सेक्शन में हमको बताना है थ्रोट इज, जो थ्रोट होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखो, अगर हम बात करें अपनी स्टील स्ट्रक्चर की, तो स्टील स्ट्रक्चर में मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि जो भी हमारे पास मेंबर होते हैं, वो सब के सब मेंबर जो होते हैं वो लैब में प्रिपेयर्ड होते हैं। ऑलरेडी लैब कह सकते हो आप, सोप कह सकते हो, वो ऑलरेडी क्या होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं। अब इनको क्या करना होता है, हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना होता है। तो इनको ज्वाइन करने के लिए हम तीन प्रकार के अपने जो कनेक्शन होते हैं उनको यूज करते हैं। सबसे पहला जो कनेक्शन मैंने आप लोगों को बताया था, वो आप लोगों को बताया था रिविट कनेक्शन यूज करते हैं। दूसरा हम अपना बोल्ट कनेक्शन यूज करते हैं और थर्ड हम अपना बेल्ट कनेक्शन यूज करते हैं। थ्री टाइप्स के कनेक्शन जो हैं वो हम अपने यूज़ करते हैं इनको ज्वाइन करने के लिए मेंबर्स को। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस फ्रेम हुआ है हमारा, वो बेल्डिंग कनेक्शन से हुआ है। तो जब हम बेल्डिंग करते हैं, कह रहा है कि जो बेल्डिंग का क्रॉस सेक्शन होता है उसमें थ्रोट जो होता है वो मिनिमम डायमेंशन होता है, एवरेज डायमेंशन होता है, मैक्सिमम डायमेंशन होता है, या नन ऑफ द एबव होता है। तो देखो, अगर हम बात करें बेल्ट की, तो जनरली हम जो बेल्ट करते हैं अपना ज्वाइन करने के लिए मेंबर को, वो दो तरीके का होता है। एक फिलेट बेल्ट होता है और एक बट बेल्ट होता है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ किस तरीके से ये हमारे पास होता है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से टाइप्स ऑफ बेल्ट एंड पोजीशन यहाँ पे शो की गई है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए नीचे हमारे पास एक बेस प्लेट कह सकते हो आप इसको, या इसको आप गजट प्लेट बोल सकते हो। गजट प्लेट हमारे पास है। अब इसके ऊपर क्या है, देखिए हमने मेंबर को रख करके ज्वाइन किया हुआ है। ये एक मेंबर है हमारे ऊपर। जब हम इस मेंबर को दूसरे मेंबर के ऊपर रख के ज्वाइन करते हैं और जब बेल्ट करते हैं इसके ऊपर, तो ये हमारे पास क्या होता है, फिलेट बेल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, फिलेट बेल्ट अपना बोलते हैं। ठीक है। जैसे एक एंगल सेक्शन है, इसको अगर आप देखो तो ये एंगल है, तो इस एंगल सेक्शन को यहाँ पे इसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे बेल्ट किया गया है। तो ये हमारे पास क्या है, फिलेट बेल्ट है। दूसरा हमारे पास होता है बट बेल्ट। बट बेल्ट में क्या होता है, एक मेंबर ये है और दूसरा मेंबर ये है। अगर इनको हमको ज्वाइन करना होता है तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम ग्रुप बना लेते हैं। इस तरीके से ग्रुप बना लेते हैं और फिर इसके अंदर क्या करते हैं, बेल्ट करते हैं। तो जो हमारे पास बट बेल्ट होता है, इसका दूसरा नाम हमारे पास ग्रुप वेल्ड भी हो जाता है। ठीक है, इसको हम ग्रुप बेल्ट भी अपना बोल देते हैं। तो ये हम जनरली दो तरीके का बेल्ट अपना पढ़ते हैं। एक तो फ्लैट बेल्ट पढ़ते हैं, और दूसरा जो हम पढ़ते हैं अपना, वो अपना बट बेल्ट या ग्रुप बेल्ट हम अपना पढ़ते हैं। ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं अपने फिलेट बेल्ट की। किसकी बात करने वाले हैं, फिलेट बेल्ट की बात करने वाले हैं। तो फिलेट बेल्ट में होता क्या है, एक मेंबर के ऊपर दूसरा मेंबर रख के हम ज्वाइन करते हैं। तो एक मेंबर ये था और दूसरा मेंबर ये था। जब हम इन दोनों को रख करके एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, तो इस तरीके से हम क्या अपना बेल्ट करते हैं। तो ये जो हमारे पास आता है, इसको हम बोल देते हैं अपना फिलेट बेल्ट। अब इस फिलेट बेल्ट का पूरा जब आप देखोगे तो इसके कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे कि अगर हम इन पोर्शन की बात करें, तो ये हमारे पास क्या हो जाती हैं, लेग्स ऑफ बेल्ट हो जाती हैं। इनको हम लेग्स ऑफ बेल्ट अपना बोल देते हैं। पूरा का पूरा जो हो जाता है हमारे पास, इसको हम फ्यूजन जोन बोल देते हैं अपना। क्या बोल देते हैं इसको, फ्यूजन जोन बोल देते हैं। ये जो हमारे पास अपर पोर्शन है, इसको हम बेल्ट का फेस बोल देते हैं। ये वाले जो पोर्शन है हमारे, इनको हम टो बोल देते हैं अपना। इस तरीके से हमारे पास आता है। और ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये क्या हो जाता है हमारे पास, रूट। इसको हम क्या बोल देते हैं, अपना रूट बोल देते हैं। क्लियर। तो देखिए, जब हम इनको क्या करते हैं, इस बेल्डिंग जोन को हम क्या करें, अगर मैं आप लोग को दिखाना चाहूँ इसको फ्यूजन जोन को, तो कुछ इस तरीके का आप लोग के पास होता है। ये एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, इन दोनों के ऊपर हमने ज्वाइन किया, और ये हमारे पास किस तरीके का बेल्ट है, फ्लैट बेल्ट है। तो जब फ्लैट बेल्ट का आप क्रॉस सेक्शन देखोगे तो कुछ इस तरीके का है। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया, ये हमारे पास लेग्स हो जाती हैं बेल्ट की। ठीक है, इस तरीके से। और ये हमारे पास जो हो जाता है वो रूट हो जाता है। ये जो हो जाता है हमारे पास फेस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास इस तरीके का पोर्शन था, ये इस तरीके का पोर्शन था, तो हम इसको क्या करते हैं कि स्ट्रेट लाइन से इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। और ये जो हमारे पास रूट से लेकर के और ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करी, इस तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम बोल देते हैं थ्रोट थिकनेस। क्या बोल देते हैं, थ्रोट थिकनेस। और ये क्या होती है, हमारी मिनिमम डिस्टेंस होती है। ये क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये जो सेक्शन मिलता है हमको, वीकेस्ट सेक्शन मिलता है इसके अबाउट। जो हमारा थ्रोट होता है इसके अबाउट हम देखें तो वीकेस्ट सेक्शन मिलता है। और ये जो हमारे पास बेल्ट होता है, फ्लैट बेल्ट, ये फेल करता है हमारा किस में, सीयर में। किस में फेल करता है गाइस, सीयर में। तो यहाँ से कुछ चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई, इस चीज़ को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। थ्रोट थिकनेस होता है, सीयर में फेल करता है आप लोग का, ये थ्रोट थिकनेस होता है। ये आप लोग का जो हो जाता है साइज ऑफ बेल्ट हो जाता है, इसको हम लेग्स भी बोल देते हैं अपना। तो ये हमसे क्या है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है। एक और चीज़ याद रखना, ये पूरी जो हो जाती है, जितनी लेंथ पर हम बेल्ट करते हैं अपना, ये हमारे पास क्या हो जाती है, इफेक्टिव लेंथ। क्या हो जाती है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट हो जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो जो हमारे पास थ्रोट होता है एक्चुअली में, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, थ्रोट थिकनेस जो होता है, ये मिनिमम डायमेंशन होता है।
क्या होता है, ये मिनिमम डायमेंशन होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसी के अबाउट क्या होता है, हमारा फेलियर होता है, इसी के अलोंग हमारा फेलियर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शियर फेलियर अपना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला था इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कौन सी होती है। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट शुड नॉट बी लेस देन, इनमें से किससे कम नहीं होनी चाहिए जो हमारे पास इफेक्टिव लेंथ होती है बेल्ट की। तो सबसे पहले देखो, अगर आप क्या कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, मान लो एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, तो मैंने आपको बताया फिलेट वेल्ड का मतलब क्या होता है, जब एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रखकर आप बेल्ट करते हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फिलेट वेल्ड बोल देते हैं। तो एक तो हमारे पास ये दो तरीके की दो कंडीशन होगी इसमें, एक तो जिनको आप प्लेट को ज्वाइन कर रहे हो तो प्लेट की लेंथ होगी, एक दूसरा जितनी लेंथ पर आप क्या कर रहे हो, बेल्ट कर रहे हो, वो आप लोग के पास क्या होगी, इफेक्टिव लेंथ तो वेल्ड होगी। तो जब हम फिलेट बेल्ट करते हैं तो हमें तीन तरीके की शेप यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। सबसे पहली जो शेप होती है वो होती है मीटर शेप, ठीक है, दूसरी होती है हमारे पास कॉनकेव और थर्ड होती है हमारे पास कॉन्वेक्स। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है, देखो जब मीटर की बात करेंगे तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, डिज़ाइन ऑफ थ्रोट की बात करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे जब देखोगे तो कॉनकेव आ रहा है, कॉनकेव में इस तरीके का होगा और कॉन्वेक्स में इस तरीके का होगा। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फ्लैट बेल्ट में इन तीनों में से कौन सी शेप जो है वो ज़्यादा सुटेबल रहेगी, ठीक है, ज़्यादा सही रहती है। तो कॉन्वेक्स वाली जो है वो ज़्यादा सुटेबल रहती है, क्योंकि हमारी जो थ्रोट थिकनेस होती है, देखो इसमें ये थ्रोट थिकनेस होगी, इसमें तो और कम होगी, इसमें क्या थ्रोट थिकनेस कुछ ज़्यादा देखने को मिल जाती है। और थ्रोट थिकनेस क्या होती है, हमारा जब एरिया हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इफेक्टिव लेंथ इंटू थ्रोट थिकनेस, ये दो चीज़ें आती हैं। तो दोनों का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, थ्रोट थिकनेस का भी और इफेक्टिव लेंथ का। अब जितना ज़्यादा हमारे पास थ्रोट थिकनेस होगी, जाहिर सी बात है उतना एरिया मिलेगा, और जितना ज़्यादा बेल्डिंग एरिया रहेगा उतना ही चांसेस रहेंगे कि हमारा जो जॉइंट है वो कैसा रहे, स्ट्रोंगर रहे। समझ लो। तो इस तरीके से हमारे पास तीन शेप मिलती है, तो उनमें से क्या है, हमारा कॉन्वेक्स वाला जो है वो ज़्यादा सही माना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए जब हम स्ट्रेंथ निकालते हैं फ्लैट बेल्ट की, तो यहाँ पे हमारे पास परमिसिबल सी, क्योंकि मैंने बताया सीयर में फेल करता है हमारा फ्लैट बेल्ट, तो परमिसिबल सीयर स्ट्रेंथ इनटू क्या आ जाएगा, एरिया। अब एरिया निकालेंगे तो इफेक्टिव लेंथ इनटू थिकनेस ऑफ थ्रोट होता है। अब यहाँ पे जो एफ एस होता है, डब्ल्यू एस एम एस की जो वैल्यू होती है परमिसिबल शेयर स्ट्रेंथ की, वो 110 मेगा पास्कल होती है। अब ये जो इफेक्टिव लेंथ होती है यहाँ पर, जो हमारी हम यहाँ पे इसकी जॉइंट की स्ट्रेंथ निकाल लें अपनी फ्लिट वेल्ड वाले की, तो इसमें जो हमारे पास इफेक्टिव लेंथ होती है वो कितनी होती है, 4 टाइम्स ऑफ एस। अब एस क्या है सर, तो एस है हमारे पास वेल्ड साइज। अब मैक्सिमम बेल्ट साइज कितना होता है सर, तो मैक्सिमम बेल्ट साइज जो होता है स्क्वायर एज के लिए वो तो होता है एस मैक्सिमम टी माइनस के 1.5 mm, जहाँ पे टी जो होती है वो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट होती है। और राउंड एज के लिए कितना होता है, तो राउंड एज के लिए जो मैक्सिमम साइज होता है बेल्ट का वो 3/4 टी होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ एक और कॉन्सेप्ट होता है इफेक्टिव लेंथ का, एक तो ये होता है जो हमको आई एस कोड हमारा बोलता है, एक और चीज़ बोलता है आई एस कोड कि जो इफेक्टिव लेंथ आप रखोगे बेल्ट की वो टोटल लेंथ माइनस के 2s, टोटल लेंथ जो भी टोटल लेंथ होगी माइनस के 2 इंटू एस, एस क्या हो जाएगा हमारे पास, बेल्ट साइज। तो इस तरीके से भी हमारे पास इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं। तो एक तरीका ये है इफेक्टिव लेंथ का, और एक तरीका हमारे पास ये है इफेक्टिव लेंथ का। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो इफेक्टिव लेंथ है आप लोग की वो शुड नॉट लेस देन, किससे कम नहीं होनी चाहिए, 4 टाइम्स ऑफ बेल्ट साइज, बेल्ट साइज से 4 टाइम्स कम नहीं होने चाहिए। अब बेल्ट साइज कौन सा होता है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, अगर आपने ये बेल्ट किया है तो ये आप लोग के पास क्या होता है, जो लेग्स हो जाती हैं एक्चुअली में, ये आपके पास बेल्ट साइज हो जाता है, ये जो आप लोग के पास आती है थिकनेस ऑफ थ्रोट, ठीक है, ये जो डायमेंशंस आती हैं इनमें जो भी मिनिमम होता है वो आप लोग का क्या हो जाता है, बेल्ट साइज हो जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या बोल रहा है, फॉर अ स्टैंडर्ड 45 फ्लेट, अगर हम स्टैंडर्ड 45 फ्लेट की बात करें तो द रेशियो ऑफ साइज ऑफ फ्लेट टू थिकनेस ऑफ थ्रोट, जो हमारे पास साइज है फ्लेट बेल्ट का और जो हमारे पास थिकनेस ऑफ थ्रोट है, जो फ्लेट बेल्ट का साइज है और थिकनेस ऑफ थ्रोट है, इनका रेशियो बताना है कितना होगा अगर हमारा जो फ्लेट है वो 45 डिग्री के एंगल पर है। तो सपोज ये हमारे पास क्या बेल्डिंग है, ये फ्यूजन जोन है पूरा हमारे पास, ठीक है, ये पूरा का पूरा फ्यूजन जोन आया, ये हमारे पास बेल्ट साइज हो गया, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी अपनी, ये हमारे पास आ गई थिकनेस ऑफ थ्रोट। तो ये एंगल हमको कह रहा है कि 45 डिग्री है, तो हमको एस अपॉन थिकनेस ऑफ थ्रोट का रेशियो बताना है कितना होगा इनमें से। तो देखो हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन जा रहा है, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, कोस 45। तो कोस 45 लगाएंगे तो कोस 45 कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना थिकनेस ऑफ थ्रेड और हाइपोटेनियस कितना बेल्ट साइज, है कि नहीं। तो इसी को हमने यूज़ किया अपना, तो थिकनेस ऑफ थ्रोट और नीचे आ गया बेल्ट साइज। अब कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है,
लेकिन निकालना क्या है हमको, ये थिकनेस ऑफ थ्रोट अपॉन बेल्ट साइज़ का रेशियो आया, लेकिन निकालना क्या है, बेल्ट साइज अपॉन थिकनेस ऑफ थ्रोट। तो वो कितना आ जाएगा, √2/1, यानी कि ये √2:1 जो है हमारे पास वो रेशियो हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हमारे पास हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हमसे क्या कह रहा, अब बट बेल्ट इज स्पेसिफाइड बाई, एक बट बेल्ट जो होता है, अभी हम जो बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे, फिलेट बेल्ट की। अब बात हो जाती है बट बेल्ट की। तो बट बेल्ट जो होता है वो किस पॉइंट से आपका स्पेसिफाइड करा जाता है। तो चाहे बट बेल्ट हो, चाहे बट बेल्ट हो आपका, चाहे फिलेट बेल्ट हो, दोनों के दोनों को हम अपना स्पेसिफाइड करते हैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस से। किससे हम स्पेसिफाइड करते हैं, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस से। और मैंने भी आप लोगों को बताया, अगर ये बेल्ट है हमारे पास और इस लाइन को हम ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास क्या होती है, थिकनेस ऑफ थ्रोट। चाहे बट बेल्ट हो या आप लोग को कोई भी हो, तो ये आप लोग को शेयर के अलोंग फेल करता है, ठीक है। और यही हम क्या करते हैं, अपनी थिकनेस ऑफ थ्रोट को कंसिडर करके चलते हैं। तो इफेक्टिव थिकनेस ऑफ थ्रोट जो होती है उसको हम कंसिडर करके अपना चलते हैं। किस तरीके का होता है बट बेल्ट, तो एक बार इसको आप नोटिस करो। देखो ये हमारे पास क्या, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। तो इसमें क्या होता है, दो तरीके से हम वो कट करते हैं। तो एक होता है सिंगल ग्रूव, एक होता है सिंगल वी भी बोल देते हैं, सिंगल ग्रुप को हम जो है सिंगल वी भी बोल देते हैं। और एक डबल ग्रुप होता है, और डबल ग्रुप को हम डबल वी भी बोल देते हैं। तो इसमें होता क्या है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। अगर आपने एक तरफ से कट करके फिर उसको वेल्ड किया है तो आपका सिंगल ग्रुप वेल्ड हो गया। और अगर आपने दोनों प्लेट को कट किया, ऊपर से भी कट किया और नीचे से भी कट किया, फिर इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, बेल्डिंग कर रहे हो इस तरह से, तो आपके पास क्या हो जाता है, डबल ग्रुप हो जाता है। जैसे कि ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये आप लोग के पास क्या डबल ग्रुप वेल्ड हो जाता है। लेकिन अगर इस चीज़ में हम ध्यान रखें तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछा जाता है कि जो बट बेल्ट होता है, इसमें बेल्ट की जो साइज़ होती है वो प्लेट की थिकनेस से ज़्यादा होती है। देखो, द एक्चुअल थिकनेस ऑफ बट बेल्ट एज कम्पेयर टू थिकनेस ऑफ प्लेट इज़ यूजुअली मोर। तो जो बेल्ट की साइज़ होती है वो ज़्यादा होती है, मोर साइज़ होती है एज़ कम्पेयर टू प्लेट साइज़, ठीक है। जिन प्लेट को आप ज्वाइन कर रहे हो उससे ज़्यादा आप लोग की क्या हो जाती है, इसमें साइज़ आ जाती है, थिकनेस आ जाती है निकल करके बेल्ट की, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें बोल रहा था एक्चुअल थिकनेस ऑफ बट बेल्ट एज कम्पेयर टू थिकनेस ऑफ प्लेट। तो यहाँ पे अभी मैंने आप लोग को बताया, जो बट बेल्ट होती है उसकी जो एक्चुअल थिकनेस होती है वो प्लेट की थिकनेस में क्या होती है, ज़्यादा होती है। उससे हम ज़्यादा उसको रख करके चलते हैं। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अभी मैंने दिखा भी दिया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोल रहा है एज पर IAS कोड 800 द रिविट सब्जेक्टेड टू अ कंबाइंड टेंसाइल एंड शियर स्ट्रेस आर प्रोपोर्शनेटेड सच दैट। तो हमसे कह रहा है कि हमारे पास IAS 800 कोड के अकॉर्डिंग जो एक रिविट है उस पर हमारी कंबाइन स्ट्रेसेस लग रही हैं, यानी कि उस पर टेंसाइल स्ट्रेसेस भी हमारी लग रही हैं। और अगर हम बात करें उस पर हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेसेस भी लग रही हैं और हमारे पास उस पर शियर स्ट्रेसेस भी लग रही हैं, ठीक है। दोनों तरीके की स्ट्रेसेस हमको लग रही हैं। तो IAS कोड 800 के अकॉर्डिंग आपको बताना है इनमें से कौन सी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जो हमारा IAS कोड होता है इसमें अगर हम बात करें तो जहाँ पे FS जो है हमारे पास वो कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस होता है, FT जो है हमारे पास टेंसाइल शियर स्ट्रेस होता है, और PS जो है वो परमिसिबल शियर स्ट्रेस होता है, और PT जो है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस होता है। तो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, कि अगर कैलकुलेटेड स्ट्रेसेस जो हैं हमारी, जो कैलकुलेटेड स्ट्रेसेस हैं, कुछ भी अगर मान लो शियर में बात करें तो कैलकुलेटेड स्ट्रेसेस जो हैं वो हमारी परमिसिबल शियर स्ट्रेस के किसी फैक्टर एक्स के टाइम्स PS जो है उससे लेस देन होनी चाहिए। यानी कि अगर परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऐसे उससे एक फैक्टर x से मल्टीप्लाई कर दो तो जो हमारे पास ये वैल्यू जो आ रही है इससे कम होनी चाहिए जो हमारी कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस है। तो हमारा सेक्शन क्या रहेगा, सेम। और ये चीज़ हमको मालूम भी है कि अगर मान लो परमिसिबल वैल्यू किसी भी कोई भी एक मेंबर है, अब ये जो लोड बियर कर सकता है वो 100 मेगापास्कल का कर सकता है। तो अगर आप इस पर जो लोड लगाओगे वो 100 मेगापास्कल से कम लगाओगे तो आपका क्या रहेगा, सेक्शन सेफ रहेगा। तो इसके लिए IAS कोड हमारा बोलता है कि अगर हमारे पास ये जो है कैलकुलेटेड है और ये परमिसिबल वैल्यू है तो इन दोनों का जो रेशियो है और उनका जो समीशन है वो लेस देन होना चाहिए, किससे, 1.4 से। किससे कम होना चाहिए, 1.4 से। और हमने देखा भी था कि जो हमारा रिविट होता है उसमें जब हम कैलकुलेट करते हैं अपनी, तो शियर स्ट्रेस, शियर के केस में भी, टेंसाइल के केस में भी, कंप्रेशन के केस में भी, बियरिंग के केस में भी, इन सारे केसेस को हम अपना कंसिडर करके क्या करते हैं, चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अकॉर्डिंग टू IAS स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम पिच ऑफ रिविट इन कंप्रेशन।
अकॉर्डिंग टू IS कोड हमको बताना है जो मैक्सिमम पिच होती है। अब पिच क्या होती है ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। गेज क्या होता है लास्ट वीडियोज़ में मैं आपको समझा चुका हूँ। गेज के बाद मैंने लास्ट वीडियोज़ प्लेलिस्ट में बनी हुई है, सब आप देख सकते हो। एंड डिस्टेंस क्या होती है, एज डिस्टेंस क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पिच की। मैंने आप लोगों को बताया था अगर ये बोल्ट है, ये बोल्ट है, अगर इन बोल्ट के बीच की हम गैप की बात करें कितना होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में दो बोल्ट के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, पिच बोल देते हैं। अब इस पिच की अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जो मिनिमम पिच है वो आप लोग की कितनी होनी चाहिए, 2.5 D होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे डी क्या होता है आप लोग का, तो ग्रोस डाया होता है। ये भी मैंने आपको बताया था। ग्रोस डाया क्या होता है, जब रिविट प्लेट के अंदर लग जाता है तो उसके बाद जो उसका डाया हो जाता है, एक तरीके से डाया ऑफ होल को आप क्या बोल सकते हो, ग्रोस डाया वहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, तो जब टेंशन मेंबर की बात हो रही है, जब टेंशन कंडीशन है या टेंशन मेंबर में हमने बोल्टिंग की हुई है, तो उस समय जो मैक्सिमम पिच है हमारी वो मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम किस किस में से होनी चाहिए, 16T और 200 mm, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी हमारी वो हमारी मैक्सिमम पिच होगी। कंप्रेशन के केस में देखो, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, टेंशन कंप्रेशन का मतलब कम कम कर रहे हैं तो 16T से इसको कितना कर देते हैं, 12T। तो 12T और 200 mm में से जो भी मिनिमम होगा वो हम मैक्सिमम पिच रखेंगे अपनी कंप्रेशन के केस में। फिर इसके बाद आता है हमारा टैक रिविटिंग। तो टैक रिविटिंग के केस में जो हमारा 32T और 300 mm, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा, जो भी मिनिमम होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा मैक्सिमम पिच इन केस ऑफ टैक रिविटिंग। अब जहाँ पे टी क्या होता है हमारे पास, तो टी हमारे पास मिनिमम वैल्यू हमको चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पर रख देते हैं थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। जो हमारे पास थिनर प्लेट है उसकी थिकनेस हम ले लेंगे जिनको हम ज्वाइन कर रहे होते हैं अपना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास टी जो हो जाता है वो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट हो जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें किसकी, कंप्रेशन की, तो कंप्रेशन में कम कर देते हैं तो कितना, 12T और 200 mm, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो हमारे पास क्या होगा, पिच हो जाएगी इन केस ऑफ कंप्रेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। इसमें हमसे क्या कह रहा है, अ सर्कुलर कॉलम सेक्शन इज जनरली नॉट यूज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस बिकॉज। देखिए, जो हम अपना कॉलम बनाते हैं तो कॉलम बनाने के लिए मैंने आप लोग को पहले लेक्चर में ही बताया था कौन कौन से सेक्शन हम यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉलम बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेक्शन होते हैं, चाहे आप आई सेक्शन को यूज करो, चाहे आप चैनल सेक्शन को यूज करो, चाहे आप फोर एंगल सेक्शन को भी आप यूज कर सकते हो। इस तरीके से 4 एंगल सेक्शन को भी यूज करके आप कॉलम बनाते हो। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन यूज़ करते हो कॉलम बनाने के लिए, लेकिन आप सर्कुलर सेक्शन यूज़ नहीं करते हो। सर्कुलर सेक्शन यूज़ नहीं करते हो तो उसमें कह रहा है सर्कुलर सेक्शन आप क्यों यूज़ नहीं करते हो। तो देखो, सर्कुलर सेक्शन अनइकोनॉमिकल होता है ऐसा तो कुछ भी नहीं, कैन नॉट कैरी लोड सेफली ऐसा भी कुछ नहीं, लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कनेक्ट बीम टू द राउंड सेक्शन। ये हमारा एज ए बीम से कनेक्ट करने के लिए, अगर हमको कनेक्ट करना हो सर्कुलर कॉलम को बीम के साथ कनेक्ट करना हो तो उस समय उसको कनेक्ट करने में क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हम सर्कुलर कॉलम जो है अपना यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास होता है। ये हमारे पास है, अभी हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो इसमें जब हमारे पास कोई सर्कुलर चीज़ होती है तो जब हम इस पर हम क्या करते हैं, अपना टॉर्क अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जो टॉर्क डेवलप होता है वो हमारा इस बेल्डिंग सेक्शन में डेवलप होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बेल्डिंग सेक्शन में हमारा डेवलप होता है। तो सर्कुलर फिलेट बेल्ट सब्जेक्टेड टू टोर्जन, इसमें टोर्जन लगाया हुआ है कुछ इस तरीके से हम इसको है ना कनेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो हमारे सर्कुलर कॉलम क्यों यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास ये बीम है और बीम के साथ अगर हमें सर्कुलर कॉलम कनेक्ट करना हो तो स्टील के केस में इसको कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि इसको हम किस तरह से कनेक्ट करें, बट वेल्ड लगाएं, फिलेट वेल्ड लगाएं, या फिर हम अपना किसी और सेक्शन की हेल्प से यहाँ पे बोल्टिंग करें, रिविटिंग करें, तो इसको कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं करते। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कॉलम सपोर्टेड थ्रू आउट इट्स लेंथ बाई मेसनरी वॉल। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि स्लेंडरनेस रेशियो हमको बताना है कितना होगा अगर हमारे पास जो कॉलम है वो थ्रू आउट द लेंथ सपोर्टेड है, यानी कि उसकी जितनी भी लेंथ है कॉलम की वो टोटली सपोर्टेड है। अगर हमारे पास टोटली लेंथ सपोर्टेड है कॉलम की तो उसकी अनसपोर्टेड लेंथ क्या हुई, अनसपोर्टेड लेंथ क्या हुई, जो अनसपोर्टेड लेंथ है उसकी, जो अनसपोर्टेड लेंथ है वो तो जीरो हुई,
हुई कि नहीं। और हमको मालूम है कि जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है हमारे पास वो इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। और जो इफेक्टिव लेंथ होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, अपना अनसपोर्टेड लेंथ बोलते हैं। तो अनसपोर्टेड लेंथ अगर हमारी जीरो है, तो अनसपोर्टेड लेंथ अगर जीरो होगी, इफेक्टिव लेंथ अगर जीरो होगी, तो लैम्डा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब लैम्डा जो होता है, लैम्डा होता है स्लेंडरनेस रेशियो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बकलिंग के। तो अगर किसी भी मेंबर का स्लेंडरनेस रेशियो जितना ज़्यादा है उसमें बकलिंग क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो हम कोशिश क्या करते हैं कि स्लेंडरनेस रेशियो कम से कम रखें। तो जितना कम स्लेंडरनेस रेशियो होगा हमारी बकलिंग जो है वो उतनी ही कम होगी। क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी एज द इफेक्टिव लेंथ थ्रू आउट द कॉलम इज जीरो, क्योंकि वो टोटली सपोर्टेड है आप लोग का। अगर टोटली सपोर्टेड लेंथ है तो उस केस में इफेक्टिव लेंथ जीरो हो जाएगी। और जब सिलेंडरनेस आप लोग का क्या हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ जीरो तो सिलेंडरनेस रेशियो भी जीरो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे बोला है अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड। दोनों ही एंड पे उसको अपनी पोजीशन में हेल्ड किया हुआ है, यानी कि इस तरीके से हमने उसको हेल्ड किया हुआ है। एंड रीस्टेन इन वन डायरेक्शन एट वन एंड। एक एंड पे हमने उसकी डायरेक्शन को भी रीस्टेन किया हुआ है, यानी कि एक एंड पे हमने उसको फिक्स कर दिया। एक एंड पे हमने क्या कर दिया, उसको फिक्स कर दिया। इस टेकन एज, तो हमको बताना है उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी। यानी कि हमने दोनों एंड पे पहले तो उसकी पोजीशन में हेल्ड करा उसको, पहले तो हमने उसको दोनों उसकी पोजीशन में क्या करा, हेल्ड करा। फिर उसने बोला कि एक एंड पे जो है आप लोगों को उसकी डायरेक्शन को भी रीस्टेन करना, तो एक एंड पे हमने उसको फिक्स कर दिया। तो कंडीशन क्या बन गई, एक एंड पे हिंज है और दूसरे एंड पे फिक्स है। तो इफेक्टिव लेंथ बताना है। तो इफेक्टिव लेंथ जब बताएंगे तो इसका जो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये निकल करके आएगा, कुछ इस तरीके से हमारा इसमें क्या होगा, ये हमारे पास इफेक्टिव लेंथ हमको देखने को मिलेगी। तो इस केस में जो इफेक्टिव लेंथ होती है हमारी वो L/√2 होती है, जिसको जब हम सोल्व करें तो 0.7 L आता है। तो ये तो होता है हमारा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, किससे होता है, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से इस वैल्यू को हम कितना कर देते हैं, 0.8 L। तो सही आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन बाकी केसेस में कितनी वैल्यू होती है, तो बाकी केसेस में देखो हमारे पास इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करने के 4 केसेस हमारे पास होते हैं। एक थियोरेटिकल वैल्यू होती है, एक डिज़ाइन वैल्यू होती है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, जब दोनों एंड क्या हो, हमारे फिक्स हों। जब दोनों एंड हमारे फिक्स हों और इसकी जो क्लियर लेंथ है वो कितनी L0 है, तो ये हमारे पास इफेक्टिव लेंथ हो जाती है। जब एक एंड फिक्स हो हमारा और दूसरा एंड हमारा हिंज हो, जो अभी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसका कुछ इस तरीके से हमारा क्या हो, ये इफेक्टिव लेंथ हो जाती है। और जब हमारे पास दोनों एंड हिंज हो तो ये इफेक्टिव लेंथ हो जाती है और ये क्लियर लेंथ है। और जब एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड हमारा फ्री हो तो इफेक्टिव लेंथ 2 टाइम्स हो जाती है। ठीक है। तो पहले केस में जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो L/2 हो जाएगी। दूसरे केस में जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो L0/√2 हो जाएगी। थर्ड केस में जो है वो L0 रहेगी। और फोर्थ केस में जो है वो 2L0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएंगे। अब ये हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू जो हम सोम में यूज करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यूज करते हैं। अब अगर कॉलम का क्वेश्चन आपके पास आई है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये आप लोग को सोम में यूज करना, कि ये आप लोग को RCC में यूज करना, कि ये आप लोग को स्टील में यूज करना। क्योंकि कॉलम तो आप लोग RCC स्टील में भी पढ़ते हो, सोम में भी पढ़ते हो। तो याद रखना, जब तक वो मटेरियल स्पेसिफाई ना कर दे, अगर उसने मटेरियल को स्पेसिफाइड कर दिया, अगर मटेरियल RCC का बोला है तो RCC का कॉलम हो जाएगा, स्टील का बोला है तो स्टील का कॉलम हो जाएगा। और अगर मटेरियल ही स्पेसिफाई नहीं करा तो उस क्वेश्चन को आप एज ए सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कंसिडर करके सोल्व करोगे। क्लियर है। तो इस केस में हमारा डिज़ाइन के लिए जो वैल्यू आती है L0/2 आती है इफेक्टिव लेंथ, जो कि 0.5 L0 आती है। तो डिज़ाइन के लिए इस वैल्यू को हम 0.7 कर देते हैं। अब ये जो वैल्यू आती है 0.7 L0 आती है, लेकिन डिज़ाइन के लिए इसको 0.8 L0 कर देते हैं। ये सेम रहती है और ये भी सेम रहती है। ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आप लोग को यहाँ पे बताई भी है। देखिए ये चीज़ मैंने आप लोग को यहाँ पे मेंशन भी कर दी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, जब तक मटेरियल स्पेसिफाई ना करे तो आप यूज़ करोगे इसको सोम का। और अगर उसने मटेरियल स्पेसिफाई कर दिया क्वेश्चन का तो आप उसको RCC या स्टील का यूज़ करोगे। ये बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। ये सब कंटेंट, ये कॉन्सेप्ट जो निकल करके आते हैं प्रैक्टिस करने के बाद निकल करके आते हैं। जब बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी तब समझ में आता है अच्छा ये ऐसे सोल्व करना होता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। इसमें हमसे क्या बोल रहा है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ बैटन स्ट्रक्ट इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ एंड्स बट नॉट रीस्टेन इन डायरेक्शन इज नोन एज, इज टेकन एज। तो हमसे कह रहा है कि इफेक्टिव लेंथ हमको बताना है बैटन के केस में। तो देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब हम क्या करते हैं अपना बुल्टअप कॉलम बनाते हैं, मान लो कि हमारे पास क्या है, देखो होता क्या है, अगर मान लो आपने एरिया कैलकुलेट करा,
एरिया कैलकुलेट करा और जो एरिया आपका कैलकुलेट होकर के आया वो आप लोग का मोर देन आया जितना एरिया हमको रिक्वायर्ड था, जितना एरिया हमको चाहिए था उससे ज़्यादा एरिया निकल करके आया। और इस एरिया का जितना एरिया निकल करके आया, इस एरिया का कोई भी हमारे पास मेंबर अवेलेबल नहीं था, कोई भी मेंबर अवेलेबल नहीं था। जो एरिया निकालने हम वो लोड के बेसिस पे निकाल रहे हैं। अब इतने एरिया का कोई मेंबर अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, 2 या 3 मेंबर को ज्वाइन करके एक मेंबर बना लेते हैं। अब ये जो हम 1 या 2 3 मेंबर को ज्वाइन करके मेंबर बनाते हैं, इसको हम बोल देते हैं अपना बुल्टअप सेक्शन। क्या बोल देते हैं इसको? बुल्टअप सेक्शन बोल देते हैं। तो ये बुल्टअप सेक्शन या बुल्टअप कॉलम जो हम अपना बनाते हैं, तो इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 चीज़ें यूज करते हैं, लेसिंग यूज करते हैं और एक बेटन यूज करते हैं। एक लेसिंग यूज करते हैं, एक बेटन यूज करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अगर आप बेटन यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, अगर आप बेटन यूज कर रहे हो तो बेटन यूज करने के केस में जो आपकी इफेक्टिव लेंथ होती है कॉलम की वो कितना बढ़ जाती है। तो याद रखना आप लोग, देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास होता है, एक कॉलम, एक सेक्शन ये था, एक सेक्शन ये था, इनको हमने इस तरह से बेटन की हेल्प से क्या करा, अपना कनेक्ट करके एक कंबाइन सेक्शन बना दिया, यानी बुल्टअप सेक्शन बना दिया। तो यहाँ से इस बुल्टअप सेक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट आप याद रखेंगे कि मिनिमम कितने बैटन्स हमको लगाने होते हैं। तो 4 बैटन्स तो कंपलसरी होते हैं। बैटन्स आर डिजाइंड एज फ्रेम स्ट्रक्चर फॉर बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। और ये बैटन जो होते हैं हमारे, ये हमारे एज अ फ्रेम स्ट्रक्चर डिज़ाइन होते हैं, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के लिए भी डिज़ाइन होते हैं। और जो इफेक्टिव लेंथ होती है जब आप बेटन को यूज कर लेते हो, तो इस केस में इफेक्टिव लेंथ आपकी 10% क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो पहले अगर एल इफेक्टिव थी तो 10% बढ़ा दोगे तो 110% हो जाएगी, या फिर 1.1 भी आप उसको कह सकते हो। ठीक है, तो हमसे यही क्वेश्चन में पूछा कि कितनी उसकी इफेक्टिव लेंथ हो जाती है, तो हमारे पास कितनी हो जाती है, 10% बढ़ा देते हैं तो 110% हो जाता है, जिसको हम 1.1 एल भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो सही आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। और यहाँ पे एक और चीज़ पूछ सकता है कि बैटन के लिए सिलेंडरनेस रेशियो कितना होता है, तो C/R मिनिमम होता है। अब ये C क्या होता है, तो C हमारे पास क्या होता है, 2 बैटन्स के बीच का जो गैप होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, अपना C बोल देते हैं। ठीक है, तो ये भी हमसे पूछा जाता है। तो याद रखना ये जो होता है हमारा वो 50 और 0.7 लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो कॉलम। तो कॉलम का जो स्लेंडरनेस रेशियो उसका 0.7 टाइम्स और 50, इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी वो हम अपना क्या रखते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो रख करके चलते हैं अपना बैटन्स का। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बैटन्स इज डिज़ाइन फॉर ट्रांसफर शियर फॉर 2.5% ऑफ एक्सियल लोड। अब ये एज अ कॉलम है, मान लो ये कॉलम है और ये हमारे पास क्या एक चैनल सेक्शन, ये कंबाइन करके बनाया गया कॉलम है बुल्टअप। अब यहाँ पे बैटन्स यूज करेंगे, तो जब बैटन हम यूज करते हैं तो बैटन को क्या करते हैं, जो भी हमारे पास लोड आ रहा होगा उसका 2.5, अगर पी लोड आ रहा है कॉलम पे तो पी का 2.5% ले लेते हैं, और ये जो हमारे पास आता है इसको हम ट्रांसफर शियर बोल देते हैं। और इस ट्रांसफर शियर के लिए भी हम अपना बैटन को डिज़ाइन करते हैं। तो आई होप आप लोगों को बैटन से रिलेटेड ये पॉइंट जो है वो क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमसे क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर कैरिंग बोथ डेड एंड सुपर इम्पोज लोड। हमसे कह रहा है कि हमारे पास सिलेंडरनेस रेशियो हमको बताना है, मैक्सिमम कितना सिलेंडरनेस रेशियो होगा कंप्रेशन मेंबर के लिए अगर हमारा मेंबर पर डेड लोड भी आ रहा हो और लाइव लोड भी आ रहा हो, क्योंकि लाइव लोड का ही दूसरा नाम होता है सुपर इम्पोज लोड। ठीक है, क्या होता है, सुपर इम्पोज लोड होता है। क्लियर है? तो हमको बताना कितना होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग को सिलेंडरनेस रेशियो बता देता हूँ। तो सिलेंडरनेस रेशियो अगर हमारे पास मेंबर पर क्या है, डेड लोड और सुपर इम्पोज लोड यानी कि लाइव लोड आ रहा है, तो उस केस में जो मैक्सिमम हमारे पास सिलेंडरनेस रेशियो होगा इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर, वो कितना होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 180 होगी। और अगर हमारे पास विंड लोड या अर्थक्वेक लोड आ जाए तो उस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कंप्रेशन मेंबर में जो स्लेंडरनेस रेशियो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 250 होगी। और अगर हमारे पास जो सेक्शन है उसका फ्लैंज भी, जो बीम है हमारा, उसका फ्लैंज भी कंप्रेशन में आ जाए तो उस समय हमारे पास जो स्लेंडरनेस रेशियो है मैक्सिमम उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 300 हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे अभी हमसे कह रहा था डेड लोड और इम्पोज लोड आ रहा है, तो पहली कंडीशन होगी इस केस में जो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो होगा उसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर आप लोग का हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो बताना है स्टील कॉलम का जब हमारे पास उसको डिज़ाइन करा गया हो विंड और सिस्मिक के लिए। तो अभी मैंने आपको बताया जब हमारे पास विंड और सिस्मिक लोड आ जाता है तो उस समय जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 250 हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और डेड लोड और लाइव लोड आता है तो उस समय उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, मैक्सिमम 180 हो जाती है। ठीक है, और अगर हमारे पास क्या है, डेड लोड लाइव लोड तो है ही, ठीक है, और ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर हमारा फ्लैन जो है वो भी कंप्रेशन में जाए तो वैल्यू 300 हो जाती। ये सभी वैल्यूज़ मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।